हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बेटे क्लास 12th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 13। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का 13वां वीडियो है। और इससे पहले 12 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। तो आज हमारा टारगेट है डाई ऑक्सीजन या O2। तो आज हम O2 गैस या ऑक्सीजन गैस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स के बारे में कि ऑक्साइड किस किस तरह के होते हैं और उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ओजोन गैस के बारे में, मींस O3 के बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट में बेटे हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। जो आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम करेंगे। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हम बात करेंगे डाई ऑक्सीजन के बारे में, जिसे आप ऑक्सीजन गैस भी कहते हो। और इसका अणुसूत्र होता है बेटे O2। और सारे बच्चों को पता है कि इसे कहते हैं प्राण वायु, क्योंकि श्वसन क्रिया में हमारे लिए ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ऑक्सीजन गैस को या डाई ऑक्सीजन को हम प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाते हैं, यानी इसका विरचन किस तरीके से करते हैं। ठीक है बेटे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्रयोगशाला में बनाने के बहुत सारे तरीके हैं ऑक्सीजन गैस को। उसमें जो सबसे पहला तरीका है वो है कि आप पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करो। मैंने लिया बेटे पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3। ये पोटेशियम है, ये क्लोरेट है। जब पोटेशियम क्लोरेट को आप गर्म करते हो और MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हो, तो बनता है 2KCl+3O2। तो इस तरीके से हमें प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। और ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ रखी है, क्लास 10th में भी पढ़ रखी है। तो एक तो तरीका ये है प्रयोगशाला में बनाने का। और दूसरा तरीका है कि आपके पास जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना, उन धातु के ऑक्साइड को जब आप गर्म करते हो तो भी आपको ऑक्सीजन गैस ही मिलती है। ठीक है बेटे। तो धातु के ऑक्साइड को आपको गर्म करना है। जैसे मैं सिल्वर ऑक्साइड को गर्म करता हूं, ये लिया सिल्वर का ऑक्साइड। यदि सिल्वर ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4Ag, यानी सिल्वर तो हो जाता है अलग, प्लस O2 साथ में मिलता है। देखो ऑक्सीजन दो है ना, तो इस तरीके से भी आपको ऑक्सीजन गैस मिल सकती है। जैसे मैं आपको कहूं कि चलो मरकरी का ऑक्साइड है HgO, इसे गर्म करके देखते हैं। तो इसे जब आप गर्म करोगे तो 2Hg, यानी मरकरी धातु तो पारा धातु तो अलग हो जाएगी। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इसलिए हमें मिल जाएगी O2 गैस। इसी तरीके से आप Pb3O4 लेड ऑक्साइड को भी गर्म कर सकते हो। जब आप लेड ऑक्साइड को गर्म करते हो तो 3 दूनी 6, कितने हैं ये, 6 Pb हैं। 6 PbO तो 8 बनते हैं। और साथ में देखो क्या बनता है भाई, 6 ऑक्सीजन यूज हो गए और ऑक्सीजन थे 2 चौक 8 थे हमारे पास ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन बचे और वो निकलते हैं O2 गैस की तरह। इसी तरीके से बेटे आप गर्म कर सकते हो PbO2 को भी। यदि आप लेड ऑक्साइड को गर्म करते हो तो ऐसा करने से आपको 2 PbO मिलता है, प्लस उसके साथ क्या मिलता है, देखो 2 ऑक्सीजन तो यहाँ कंज्यूम हो गए और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन थे आपके पास। 2 ऑक्सीजन बचे हैं जो निकलते हैं O2 गैस की फॉर्म में। और बेटे एक तीसरा तरीका और है। देखो आपको पता चल गया, पहला तरीका तो पोटेशियम क्लोरेट
यानी कि किसी ऐसे लवण को गर्म करो जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। ये पोटेशियम क्लोरेट एक ऑक्सीजन वाला लवण है। यदि पोटेशियम क्लोरेट के अलावा कोई दूसरा भी लवण साल्ट आपके पास है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो, उसे जब भी आप गर्म करोगे तो आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। दूसरा तरीका मैंने सिखाया कि आपके पास धातु का जो ऑक्साइड है, उस धातु के ऑक्साइड को जब आप गर्म करोगे तो भी आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। और बेटे तीसरा तरीका यह है कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड लो। H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को गर्म करोगे MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो भी आपको क्या मिलेगा? 2H2O मिलेगा प्लस O2 गैस मिलेगी। तो ये तरीके आपको 3 सीखने हैं। ये तीनों है प्रयोगशाला विधि या ऑक्सीजन गैस के विरचन की विधियां। ध्यान रखोगे ना बेटे? चलो अगले स्टेप पे फॉरवर्ड करते हैं। अब हमें देखने हैं डाई ऑक्सीजन के गुण, कि डाई ऑक्सीजन में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। इसमें आपको नंबर 1 पे तो बेटे ध्यान रखना है कि ये जो ऑक्सीजन गैस है ना, ये ऑक्सीजन गैस रंगहीन कैसी होती है? रंगहीन होती है, कोमा गंधहीन होती है, रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होती है। एक तो ये बात सारे बच्चों को ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। नंबर 2, दूसरी बात ध्यान रखनी है बेटे, ये जो ऑक्सीजन गैस है ना, ये बेटे जल में कम घुलनशील होती है। क्या होती है बेटे? जल में कम घुलनशील होती है। एक ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मैं इस पे स्टार लगा दूं। एक आपको ध्यान रखनी है कि इसके 3 समस्थानिक हैं। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक ज्ञात हैं बेटे? 3 समस्थानिक ऑक्सीजन के ज्ञात हैं और वे तीनों आपको याद रखने हैं। एक तो है 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17 और 8 ऑक्सीजन 18। ये 3 समस्थानिक आपको याद रखने हैं। आपको पता है ना समस्थानिक किसे कहते हैं? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उन परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक में 2 ही बातें आपको ध्यान रखनी होती है कि ये जो परमाणु हैं बेटे, ये एक ही तत्व के होते हैं। जैसे ये भी ऑक्सीजन का है, ये भी ऑक्सीजन का है, ये भी ऑक्सीजन का है, और इनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं। आपको पता है नीचे जो लिखा जाता है उसे कहते हैं परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर लिखा जाता है उसे कहते हैं परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक तो होते हैं इनके समान, और बेटे परमाणु भार होते हैं इनके अलग अलग। तो ऐसे परमाणुओं को कहते हैं हम समस्थानिक। तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं बेटे? 3 समस्थानिक हैं। और पॉइंट नंबर 4 आपने 11th क्लास में पढ़ा था, फिर भी मैंने यहाँ स्टार लगा दिया क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है। बेटे यदि आप O2 की बात करो, O2 माने डाई ऑक्सीजन जिसे हम पढ़ रहे हैं, O2 अनुचुंबकीय होता है। O2 क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का जो अणु है O2 वो अनुचुंबकीय होता है। अब आपने पढ़ा था कि अनुचुंबकीय तो उसे कहते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे ही तो कहते हैं अनुचुंबकीय। भाई 2 बातें तो आपने पढ़ी थी, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय उसे कहते हैं जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में उपस्थित हों, युग्मित हों सभी इलेक्ट्रॉन। और अनुचुंबकीय उसे कहते हैं जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ना हो, कुछ इलेक्ट्रॉन अयुग्मित भी हो। कुछ इलेक्ट्रॉन कैसे हो? अयुग्मित। तो जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा उसे आप अनुचुंबकीय कहोगे, यानी सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में नहीं होंगे उसे आप कहोगे अनुचुंबकीय। अब बच्चों के दिमाग में यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास तो एक परमाणु के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है 8। जब एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं
तो O2 में ऑक्सीजन के हुए 2 परमाणु, और जब 2 परमाणु हुए तो इसका मतलब 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 तो सर एक सम संख्या है, और जब 16 एक सम संख्या है तो वहां तो जोड़े बनने चाहिए सारे। बस बेटे यही तो खेल है। बस इसी चीज को तो समझना है कि बच्चा ऐसा ही सोचता है कि इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन, और 16 है एक सम संख्या। तो बच्चा सोचता है कि सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों में ही उपस्थित होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित ही होंगे। पर इस बात का आपको ज्ञान दिया गया था जब आप क्लास 11th में थे। तो यदि आप क्लास 11th का यूनिट नंबर 4 ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भले ही इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16 हो, पर सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते हैं, क्योंकि वहां आपने पढ़ी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT पढ़ी थी और VBT पढ़ी थी। उन दोनों से ये बात समझ में आती है बेटे हमें, ठीक है। तो एक बार उसे देख लेना जरूर, उसे पढ़ लेना आप। तो ये कितने हुए बेटे गुण? 4 गुण हुए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे अब हम देखेंगे धातुओं से क्रिया, कि ऑक्सीजन गैस धातुओं से किस तरीके से क्रिया करती है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, और पेपर में भी क्वेश्चन आएगा कि जो अक्रिय धातुएं होती है ना, जैसे प्लेटिनम, तो अक्रिय धातुओं से ऑक्सीजन कोई क्रिया नहीं करती है। इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो बिल्कुल एकदम, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है ये कि ऑक्सीजन गैस किस धातु से अभिक्रिया नहीं करती है। तो आप प्लेटिनम का नाम तो ध्यान रखोगे ही, क्योंकि प्लेटिनम एक अक्रिय धातु है, ठीक है बेटे। पर आप समझ लो, जैसे मान लो हमारे पास सेकंड ग्रुप की कोई धातु है, जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ कैसे क्रिया करेगी? तो जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, जब कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ आप गर्म करते हो, थोड़ा सा गर्म करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच पाया जाता है डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी होता है थोड़ा ज्यादा। तो इसे तोड़ने के लिए थोड़ा गर्म करना जरूरी होता है बेटे, क्योंकि डबल बॉन्ड को हमें क्या करना है? तोड़ना है, इसलिए थोड़ा गर्म करना जरूरी होता है। तो जब कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। देखो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको पता है कि कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ जुड़ना है। कैल्शियम दूसरे वर्ग का है तो संयोजकता 2 है कैल्शियम की। ऑक्सीजन 16वें वर्ग का है तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 8 करने के लिए 2 की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी संयोजकता भी 2 है। तो ये तो संयोजकता ही यही कट गई, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो यहाँ भी आप 1 लिखोगे, यहाँ भी 1 लिखोगे, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज और है, मान लो आपके पास तीसरे वर्ग की कोई धातु है, जैसे एल्यूमिनियम है, 13वें वर्ग की कह दो या तीसरे वर्ग की कह दो, यदि पुरानी आवर्त सारणी की बात करें। जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है ना बेटे, तो क्या बनता है? देखो हमें पता है कि एल्यूमिनियम जुड़ेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। एल्यूमिनियम 13वें वर्ग का है तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका मतलब एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3। और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी संयोजकता होती है 2। तो जब भी ये आपस में जुड़ेंगे तो ये संयोजकता तो यहाँ लिखी जाती है और ये वाली यहाँ। तो क्या बनेगा बेटे? Al2O3 बनेगा, यहाँ बनेगा Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे आप एल्यूमिना भी कहते हो, इसे आप एल्यूमिना भी कह सकते हो। अब देखो 4 एल्यूमिनियम है, या तो 2 ही है, तो यहाँ 2 लिख दूं, 2 दूनी 4 एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। बस एक बात ध्यान रखनी है, ये तो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे कहते हैं बिना बुझा चुनना, और ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसे आप कहते हो एल्यूमिना। क्या कहते हो बेटे? एल्यूमिना कहते हो, ठीक है बेटे। देखो इसका नाम ध्यान रखना है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को आप कह सकते हो बिना बुझा चूना, ठीक है बेटे।
क्या कह सकते हो? बिना बुझा चूना आप कह सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड को। ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, सारे बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक है बेटे। अच्छा, दूसरी बात, यहां आता है Al2O3, इसे आप कहते हो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या सामान्य रूप से इसे कहा जाता है एल्यूमिना। क्या कहा जाता है बेटे? एल्यूमिना कहा जाता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल। अब आ जाओ आप नंबर 6 पे। अगला गुण नंबर 6 है बेटे अधातुओं से क्रिया। अधातुओं से क्रिया हमें देखना है कि ऑक्सीजन गैस या डाई ऑक्सीजन अधातुओं से किस तरीके से क्रिया करती है। जैसे 15वें वर्ग का फास्फोरस है, फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन जब भी क्रिया करेगी तो बनेगा P4O10। क्या बनेगा बेटे? P4O10। इसे ये P2O5 का द्वितीयकृत है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये बेटे फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड ही है, ध्यान रखनी है ये बात। क्या है? फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ये P4O10। और यदि एक अधातु में कार्बन ले लूं तो कार्बन की तो ऑक्सीजन से क्रिया करा ही दोगे आप। क्या बनेगा बताओ? CO2। क्या बना बेटे? कार्बन डाई ऑक्साइड। इसका नाम तो आपको पता ही है, कार्बन डाई ऑक्साइड। इसे तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो पता है आपको कि कार्बन डाई ऑक्साइड है। तो ये होगी बेटे अधातुओं से क्रिया। और नंबर 7 पे हम देखेंगे यौगिकों से क्रिया। मैं लिख रहा हूं यौगिकों से क्रिया। हम देखेंगे कि ऑक्सीजन गैस या डाई ऑक्सीजन यौगिकों से किस प्रकार क्रिया करती है। आपको पता है ना यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिकों से कैसे क्रिया होगी देखो। मान लो हमारे पास जिंक सल्फाइड है और जिंक सल्फाइड की आपने रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ। तो जब आप जिंक सल्फाइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हो तो बन जाता है जिंक ऑक्साइड। यहाँ सल्फाइड था, सल्फाइड किस में बदल गया? ऑक्साइड में बदल गया। और साथ में बेटे बनती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस 2SO2। ठीक है बेटे। अच्छा, एक यौगिक है CH4 मीथेन। मीथेन का जब ऑक्सीजन से हम रिएक्शन कराते हैं ना, मीथेन एक कार्बनिक पदार्थ है या हाइड्रोकार्बन है। जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन का आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो तो दो ही चीज बनती है। इस बात को समझ लेना, इस रिएक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। देखो जैसे कितने हैं यहाँ, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन है, मैं ये 4 बॉन्ड तोड़ दिए मैंने। कितने बॉन्ड है? 4, क्योंकि एक कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना रखा है। आपको सबको पता है कि CH4 ऐसा होता है, ऐसा। यदि उसकी संरचना हम अपने कॉपी के पेज पे या बोर्ड पे बनाते हैं तो ऐसे ही तो बनाते हैं। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। यदि चारों बॉन्ड टूट जाते हैं तो 2 ऑक्सीजन तो जुड़ते हैं यहाँ और 2 ऑक्सीजन जुड़ते हैं यहाँ। तो यहाँ क्या बना बताओ? यहाँ बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस यहाँ क्या बना? देखो हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है 4, ऐसे लिख सकता हूं मैं 4 हाइड्रोजन को, और ऑक्सीजन 2 है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ बनती है CO2 गैस। और ऊपर वाली रिएक्शन में कौन सी गैस बनी बेटे? ऊपर वाली रिएक्शन में बनी है SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। नंबर 8, 8वां गुण देख रहे डाई ऑक्सीजन का। देखो बेटे, ये जो ऑक्सीजन गैस है ना, ये एक अच्छा आक्सीकारक है। क्या है बेटे? अच्छा आक्सीकारक है, यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में कुछ पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देती है ऑक्सीजन गैस। जैसे मैं आपको कहूं कि मान लो हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड है और हमने ऑक्सीजन से उसकी क्रिया कराई, SO2 की ऑक्सीजन से क्रिया कराई, और यहाँ उत्प्रेरक लिया हमने वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5। तो इसमें क्या होगा कि SO2 बदल जाएगा SO3 में, सल्फर डाइऑक्साइड
सल्फर ट्राईऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, दो सल्फर है ना, तो बताओ सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राईऑक्साइड में ऑक्सीकरण हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसे कहते हैं उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण। ये रिएक्शन ध्यान रखनी है आपको। जैसे मैं कहूँ कि मान लो हमारे पास HCl है और उस HCl का आपने ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया, तो यदि HCl का आप ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे और यहाँ उत्प्रेरक का प्रयोग करोगे CuCl2 का, तो क्या होगा बेटे, यहां से 2Cl2 गैस अलग निकल जाएगी, प्लस साथ में निकलेगा जल के अणु। कितने अणु निकलेंगे, दो अणु जल के निकलेंगे। तो यहाँ HCl का ऑक्सीकरण हुआ है Cl2 में। आप कई तरीके से देख सकते हो, देखो इसके पास क्लोरीन से हाइड्रोजन को अलग करा है। यदि किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन अलग होती है तो समझो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और या फिर आप यूं कहो कि यहाँ Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -1 है, और यहाँ Cl की कितनी है, 0, क्योंकि मुक्त एवं स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बेटे, 0 होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या -1 से 0 हुई है, तो साफ है कि हाँ भाई जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है बेटे, ऑक्सीकरण हुआ है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली बात करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो, आप ले लिया बेटे, ठीक है। चलो बेटे अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन गैस या डाई ऑक्सीजन के मुख्य उपयोग क्या क्या हैं। ठीक है बेटे, चलो देखो, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, नंबर 1 यहां से लिख रहा मैं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखोगे कि श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं, सबको पता है, और दहन में भी ऑक्सीजन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि बिना ऑक्सीजन के हम सांस नहीं ले सकते हैं, और बेटे बिना ऑक्सीजन के कहीं आग भी नहीं लग सकती है। तो श्वसन तथा दहन दोनों क्रियाओं में ऑक्सीजन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। पहला उपयोग तो यह है। दूसरा बेटे, दूसरा उपयोग यह है कि एक ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, वेल्डिंग तो जानते हो आप, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में। अच्छा, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको पढ़ने में, इसे कहते हैं बेटे, अब आसान लगेगा, गैस वेल्डिंग। बताओ, गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है ना। तो एसिटिलीन गैस में तो बेटे आग तब लगेगी जब वहां ऑक्सीजन भी होगी, और यदि वहां ऑक्सीजन ही नहीं है तो आग कैसे लग जाएगी बेटे। खाली एसिटिलीन में आग तो नहीं लग सकती, ऑक्सीजन का तो होना बहुत जरूरी है। और एक इसका उपयोग है ऑक्सीजन सिलेंडर में। आपको पता है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर, जो पर्वतारोही हैं, पहाड़ों पे चढ़ने वाले हैं, वे भी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। और जो गोताखोर हैं समुद्र में, जो अंदर जाते हैं बहुत गहराई में, वो भी अपने साथ क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। और अंतरिक्ष यात्रियों के पास भी ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। एक बेटे इसका उपयोग है स्टील के निर्माण में। स्टील को आप इस्पात भी कहते हो, इस्पात, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए बेटे, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इसका इंपॉर्टेंट उपयोग है कि ऑक्सीजन का उपयोग हम करते हैं ऑक्सीकारक के रूप में। अभी हमने ऑक्सीकरण किया ना, ऑक्सीकारक के रूप में। यदि आपको किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण करना हो तो आप ऑक्सीजन गैस का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है बेटे, तो ये थे हमारे पास ऑक्सीजन के क्या थे बेटे, ऑक्सीजन के उपयोग थे। अब हम अगले टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। मैं यहाँ एक स्टार बना दूं बड़ा सा, ध्यान से समझेंगे। अब हम कुछ सामान्य ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे। चलो, मैंने लिखा सामान्य ऑक्साइड। आपको पता है ना ऑक्साइड किसे कहते हैं, ऑक्साइड उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन आता हो। क्या आता हो, ऑक्सीजन। इंग्लिश में आप इसे कह सकते हो सिंपल ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड
के बारे में इसमें बात करेंगे और थोड़ी सी एडवांस बात भी करेंगे। इससे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल इसे ध्यान रखोगे ना। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा, ध्यान से समझते रहियो। यदि कोई आपसे पूछता है ना, मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया कि सामान्य ऑक्साइड का क्या मतलब होता है या सामान्य ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो सामान्य ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जिसमें संयोजकता के नियम का पालन होता हो। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा कि ऐसे ऑक्साइड जिनमें संयोजकता नियम का पालन हुआ हो या संयोजकता नियम के आधार पर जो बने हो। जो ऑक्साइड संयोजकता नियम के आधार पर बनते हैं उन ऑक्साइडों को हम कहते हैं क्या, सामान्य ऑक्साइड। अब संयोजकता नियम तो आप समझते हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल कुछ आपके सामने लिए, तो ऐसे ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे बेटे, क्या कहेंगे बताओ, सामान्य ऑक्साइड कहेंगे। जैसे मैं आपको कुछ इसके उदाहरण दे दूं यहाँ, जैसे मैं आपको कहूं कि चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जांच करो, तो आप कहोगे कि सर मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2 की संयोजकता नियम का पालन कर रहा, बिल्कुल। जैसे मैं कहूं कि Al2O3 है, Al2O3 में आपको पता है एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है, यहाँ लिखी हुई है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, यहाँ लिखी हुई है। तो क्या ये दोनों ऑक्साइड संयोजकता के नियम का पालन करते हैं या नहीं करते हैं? आप कहोगे कि सर हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, संयोजकता क्रॉस हो जाती है, संयोजकताएं हमेशा क्रॉस हो जाती हैं, और ये बात हमें सिखाई गई थी जब हम थे क्लास 9th में। तो यहाँ तो संयोजकता के नियम का पालन हो रहा है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं सामान्य ऑक्साइड। पर बेटे सामान्य ऑक्साइड के अलावा एक ऑक्साइड और होते हैं, उन्हें हम कहते हैं संयुक्त ऑक्साइड। क्या कहते हैं बेटे, संयुक्त ऑक्साइड। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। संयुक्त ऑक्साइड, संयुक्त ऑक्साइड पता किसे कहते हैं, जहां संयोजकता के नियम का पालन ना होता हो। मैं लिखूंगा संयोजकता नियम के आधार पर, संयोजकता नियम के आधार पर नहीं बनते हैं, मतलब यहां संयोजकता नियम का कोई पालन नहीं होता है, ऐसे ऑक्साइड को हम संयुक्त ऑक्साइड कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल दूं आपको, जैसे मैं कहूं Pb3O4 को देख लो आप, यहां तो कहीं संयोजकता नियम का पालन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता यहाँ पता चल रही है कि 3 है, तो ऑक्सीजन तो 3 संयोजकता शायद ही दिखाता है। जैसे मैं कहूं कि Fe3O4 है, तो Fe3O4 में भी संयोजकता नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो जहां संयोजकता नियम का पालन होता है उन्हें कहते हैं सामान्य ऑक्साइड, और जहां संयोजकता नियम का पालन नहीं होता है उन्हें कहते हैं संयुक्त ऑक्साइड। ठीक है बेटे, एक तो 2 बातें तो ये ध्यान रखनी है आपको, एक तो सामान्य ऑक्साइड और एक संयुक्त ऑक्साइड। चलो एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। मान लो आपके पास कोई ऑक्साइड है, ध्यान से समझना सब बच्चों को, लो स्टार लगा दिया मैंने यहाँ। मान लो आपके पास कोई ऑक्साइड है और उस ऑक्साइड को आपने पानी में घोल दिया। किस में घोल दिया, पानी में। और पानी में घोलने से वो ऑक्साइड बदल गया है एसिड में, यानी कि पानी में घुलने के बाद उसने अम्लीय विलयन बना दिया है। क्या बनाया है, अम्लीय विलयन। तो बेटे ऐसे ऑक्साइड को कहते हैं हम अम्लीय ऑक्साइड। पेपर में सवाल पूछा जाता है कि अम्लीय ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि यदि आपके पास कोई ऑक्साइड है, उसे आपने पानी में घोल दिया, तो जो विलयन प्राप्त हुआ वो एक एसिड है, अम्ल है, तो वो जो ऑक्साइड जो आपने पानी में घोला था उस ऑक्साइड को हम कहेंगे क्या, अम्लीय ऑक्साइड कहेंगे। जैसे अम्लीय ऑक्साइड के कुछ एग्जाम्पल हैं मेरे पास, जैसे मैं आपको कहूं कि SO2, बेटे SO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है। जैसे मैं कहूं Cl2O7, ये भी एक अम्लीय ऑक्साइड है। जैसे CO2, ये भी एक अम्लीय ऑक्साइड है। जैसे मैं आपको कहूं N2O5, ये लिख दिया N2O5, ये सब बेटे अम्लीय ऑक्साइड हैं। कैसे हैं, अम्लीय ऑक्साइड हैं। जैसे इनमें से मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं यहाँ कि पानी में घुल के किस तरीके से माध्यम कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है।
जैसे मान लो एक बड़े से बर्तन में आपके पास पानी है और पानी में आप इनमें से किसी को घोल दो, जैसे SO2 को घोल दूं मैं। पानी में आपने एक ऑक्साइड को घोल दिया, सल्फर डाइऑक्साइड को, तो क्या होगा? ध्यान से देखियो, H कितने हैं? 2, मैं लिखूंगा H 2 है। सल्फर कितना है? 1 है, लिख दिया 1 है सल्फर। ऑक्सीजन 2 और 1 3, यहां बनता है H2SO3। क्या बनता है बेटे? H2SO3 बनता है। तो बेटे क्या आप मुझे बता सकते हो कि H2SO3 का नाम क्या है? आप कहोगे कि सर इसका नाम तो आपने हमें बताया था, इसका नाम होता है बेटे सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम होता है? सल्फ्यूरस एसिड। तो जब इसका नाम सल्फ्यूरस एसिड है तो क्या यह कोई अम्ल नहीं है? आप कहोगे कि सर अम्ल है। और जब अम्ल है तो इसका मतलब SO2 एक ऐसा ऑक्साइड है जिसे हमने पानी में घोल दिया और विलयन जो प्राप्त हुआ वो एक एसिड प्राप्त हुआ, इसलिए मैं SO2 को कहूंगा अम्लीय ऑक्साइड। क्या कहूंगा बेटे? अम्लीय ऑक्साइड कहूंगा। ठीक है बेटे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, फिर अगली बात करेंगे हम। स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब बेटे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हम कैसे पता करेंगे कि कौन अम्लीय ऑक्साइड है और कौन अम्लीय ऑक्साइड नहीं है? हम कैसे पता करेंगे सर? हमें कैसे याद होगा? तो बेटे मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, ध्यान से सुनियो जरा। क्या बात बताता हूं? देखो, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और एक हेडिंग लिख लो। चलो, नोट। नोट हेडिंग लिखते हैं, नोट में समझेंगे इस बात को। बेटे जो अधातु होते हैं ना, अधातु, नॉन मेटल, बेटे अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं ज्यादातर। ध्यान रखना है कि जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं ना बेटे, वे अम्लीय ऑक्साइड ही होते हैं। ये पहचानने का एक तरीका है कि कोई भी आपके पास अधातु है, वो अधातु का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड होगा। पर एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, एक चीज ये ध्यान रखनी है, मैं लिख दूं यहां, परंतु जिन धातु ऑक्साइडों में, जिन धातु ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, मान लो आपके पास कोई धातु ऑक्साइड है और उस धातु ऑक्साइड में आप ऑक्सीजन की नहीं, हाँ धातु की लिखो। जिन धातु ऑक्साइड्स में धातु की ऑक्सीकरण संख्या अधिक होती है, मान लो आपने कोई धातु का ऑक्साइड देख लिया और उसमें बेटे आपको पता चला है कि जो आपकी धातु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या अधिक है, वे धातु ऑक्साइड, वे धातु के ऑक्साइड जिनमें धातु की ऑक्सीकरण संख्या अधिक होती है, वे धातु ऑक्साइड भी अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। क्या होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। ये बात सब बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मैंने क्या सिखाया आपको? मैंने सिखाया है कि यदि किसी अधातु का ऑक्साइड आपको दिखाई देता है तो समझ जाओ कि अम्लीय ऑक्साइड है। यदि किसी अधातु का ऑक्साइड आपने दिखाई दिया है आपको, और यदि किसी धातु का ऑक्साइड दिखाई दिया है और उसमें धातु की ऑक्सीकरण संख्या है कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या है धातु की, तो समझो वो धातु का ऑक्साइड भले ही है, पर आपको समझ जाना चाहिए कि वो भी कैसा ऑक्साइड होगा? अम्लीय ऑक्साइड होगा। जैसे मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बता सकता हूं धातु के ऑक्साइड के। जैसे मैं कहूं Mn2O7, भाई Mn2O7, इसमें देख लो आप, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है और 7 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है? 7। तो 7 दूनी 14, माइनस के 14 को खत्म करने के लिए प्लस का 14 इसे होना पड़ेगा और ये 2 है, तो हर एक Mn परमाणु को प्लस का 7 होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा? प्लस का 7।
तो बताओ Mn की ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा नहीं है क्या, +7। तो इसलिए यहाँ Mn का जो ऑक्साइड होगा वो बेटे अम्लीय ऑक्साइड होगा। जैसे मैं आपको कहूँ CrO3, यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बताओ भाई, 3 दूनी 6, माइनस के 6 को खत्म करने के लिए प्लस का 6 होगा। तो यहाँ क्रोमियम का ट्राई ऑक्साइड भी क्या है, अम्लीय ऑक्साइड है। जैसे मैं आपको कह दूं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, बेटे ये भी एक अम्लीय ऑक्साइड है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि अम्लीय ऑक्साइड का मतलब क्या होता है। क्या होता है, मान लो आपके पास किसी धातु का ऑक्साइड है और उस धातु के ऑक्साइड को या किसी भी ऑक्साइड को आपने घोल दिया है किसमें, पानी में, और विलयन हो गया है अम्लीय। तो ऐसे ऑक्साइड को आप कहोगे अम्लीय ऑक्साइड। चलो अगली बात करते हैं, ध्यान से देखो जरा ध्यान। मैं यूं कह रहा कि मान लो आपके पास कोई ऑक्साइड है और उस ऑक्साइड को आपने पानी में घोल दिया, और पानी में घोलने से आपको जो विलयन प्राप्त हुआ वो विलयन प्राप्त हुआ बेस या बेसिक सॉल्यूशन आपको मिला है, यानी क्षारीय विलयन आपको मिला है। तो ऐसे ऑक्साइड को आप क्षारीय ऑक्साइड या क्षारकीय ऑक्साइड कहोगे। बताओ ये बात समझ में आ रही क्या? बहुत सिंपल सी बात है। आपके पास कोई ऑक्साइड है, जब आप उसे पानी में घोलते हो तो बेस आपको मिलता है, जलीय विलयन एक क्षार के रूप में मिलता है। तो ऐसे ऑक्साइड को आप क्या कहोगे, क्षारकीय ऑक्साइड कहोगे। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे मैं आपको कहूं Na2O सोडियम ऑक्साइड, कॉमा, ये सारे ऐसे ऑक्साइड हैं कि पानी में घोल के जलीय विलयन को क्षारीय कर देंगे। चलो एक को मैं इसमें करके दिखा दूं आपको। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ये रिएक्शन हमने पहले भी कर रखी है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और कैल्शियम ऑक्साइड को जरा बेटे पानी में घोल के तो देखो। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी में घोल दोगे तो देखो, एक तो OH ये है और एक OH ये है, क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब मुझे ये बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH नजर आ रहे हैं आपको? तो बेटे हमें पता चला कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब आपने पानी में घोल दिया है तो एक तो बना है कैल्शियम और दो बने हैं OH, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपको नजर आता है OH। क्या नजर आता है, OH। तो इन OH से पता चलता है कि ये तो बेस है, क्षार है। क्या है बेटे, क्षार है। इससे पता चलता है कि कैल्शियम ऑक्साइड पानी में घुल के विलयन को क्षारीय कर देता है। ये क्या है, क्षार ही तो है। इसलिए हम कहते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एक क्षारीय ऑक्साइड है या क्षारकीय ऑक्साइड है। देखो एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको, ध्यान से समझियो सब बच्चे, ठीक है, ध्यान से समझियो। बेटे जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना, धातु के ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं। ये तो सामान्य बात है जो आपको ध्यान रखनी है। भाई जो धातु का ऑक्साइड होगा वो तो होगा क्षारकीय ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड कह दो, और जो अधातु का ऑक्साइड होगा वो क्या होगा बेटे, अम्लीय ऑक्साइड होगा, ठीक है। चलो एक और अच्छी सी बात बताऊंगा आपको, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। एक पॉइंट और बताऊंगा बहुत अच्छा बेटे, Al2O3 का नाम सुना है कभी, एल्यूमिना। एल्यूमिना जो है बेटे एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है, उभयधर्मी। एल्यूमिना एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये चीज ध्यान रखनी है। उभयधर्मी का मतलब पता है आपको? उभयधर्मी उसे कहते हैं जो अम्ल की तरह भी व्यवहार करता हो और क्षार की तरह भी व्यवहार करता हो। मैं यहां लिख दूं, क्योंकि यह अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। कभी तो एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा
और कभी दिखाएगा बेसिक बिहेवियर। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। जब ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा तो ये क्रिया करेगा क्षार के साथ, और जब ये क्षार की तरह व्यवहार करेगा तो ये क्रिया करेगा किसके साथ बेटे, अम्ल के साथ क्रिया करेगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको दो रिएक्शन बताता हूं, ध्यान से देखना उन रिएक्शन को। मैंने लिखा Al2O3 एल्यूमिना है। जब आप इसका रिएक्शन HCl के साथ कराते हो ना तो ये बेस की तरह काम करता है, क्योंकि HCl एसिड है और जलीय विलयन आपको लेना पड़ेगा HCl का। क्या होगा, दो तो बनेंगे AlH2O का होल 6, ऐसे AlH2O का होल 6, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है जिसके ऊपर होता है +3 चार्ज। 3 दूनी 6, 6 बनेंगे Cl नेगेटिव। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से एल्यूमिना ने क्रिया करी है अम्ल के साथ। इसका मतलब यहाँ इसका बिहेवियर, इसका व्यवहार, इसका नेचर कैसा है, जो एसिड के साथ रिएक्शन करता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। यहाँ तो इसने क्षार के जैसा व्यवहार दिखाया है, यानी कि बेसिक बिहेवियर दिखाया है। पर यदि मैं कह दूं कि चलो यार इसका किसी बेस के साथ रिएक्शन कर दें, क्षार के साथ, तो जब आप क्षारीय विलयन के साथ इसका रिएक्शन करते हो ना, तो अब ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, जब क्षार के साथ रिएक्शन करते हो तो व्यवहार करेगा अम्ल की तरह। ठीक है, तो बेटे यहां बनता है 2Na3AlOH होल 6, ये बनता है एक जटिल यौगिक। तो हमें पता होना चाहिए बेटे। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, वो भी बहुत काम आने वाली है, ये भी नोट में ही लिख लो आप। ये जो नोट में लिखवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत पेपर में जरूरत पड़ती है, ध्यान रखना है आपको। एक बात ध्यान रखनी है बेटे कि यदि मैं CO की बात करूं और बेटे NO की बात करूं, ये सारे ऑक्साइड हैं, और बेटे N2O की बात करूं, ये जो ऑक्साइड है ना बेटे, ये मैं लिख दूं इसके आगे कि ये यानी आदि एक्सेट्रा, ये सब बेटे उदासीन ऑक्साइड है। कैसे हैं, उदासीन ऑक्साइड होते हैं। इसका भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ध्यान रखोगे क्या, इसे ध्यान रखना है सब बच्चों के कि ये होते हैं सारे कैसे ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। बेटे अब हम बात करेंगे, चलो ओजोन के बारे में बात करते हैं। ओजोन, इसका अणुसूत्र होता है O3, और आपको सबको पता है कि हमारी पृथ्वी से कुछ किलोमीटर ऊपर ओजोन की एक परत है जो हमारी रक्षा करती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। क्योंकि वे जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वे यदि हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आती हैं तो वे हमारी सेल्स में जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है उसे अनकंट्रोल्ड कर देती हैं, यानी कि कोशिका विभाजन का वेग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कोशिका विभाजन का वेग बढ़ने से क्या होता है, कैंसर की बीमारी उत्पन्न होती है, क्योंकि कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहते हैं। और दूसरा नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि वे जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, यदि वे हमारे सेल्स पे अटैक करती हैं तो सेल्स के अंदर आपको पता है कोशिकाओं के बीच में होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर होते हैं बहुत सारे गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं जीन्स, और जीन्स ही वो चीज है जो माता पिता के लक्षण संतान में ले जाने का काम करते हैं। आपको ये बातें सब बायोलॉजी में पढ़ाई गई होंगी। तो यदि उसका इफेक्ट, यदि उसका अटैक हमारे जीन्स पे हो जाता है तो हमारी जो अगली जनरेशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो जाती है, हमारे ऊपर तो इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए। पराबैंगनी किरणें बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, और इन पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है ओजोन की परत। कौन रोकती है बेटे, ओजोन की परत रोकती है, और इसलिए ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो अब हम यहाँ क्या सीखना है, हमें सबसे पहले सीखना है कि ओजोन का विरचन हम कैसे करते हैं, कि यदि आपको ओजोन का निर्माण करना हो तो कैसे आप ओजोन का निर्माण करोगे। इसका तरीका यह है बेटे कि आप ऑक्सीजन गैस लोगे, ध्यान से समझोगे। कौन सी गैस ली, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की शर्त यह है कि शुष्क ऑक्सीजन है, ड्राई ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन गैस लो, और इस ऑक्सीजन गैस को एक ऐसी नली में प्रवाहित कर दो जिसमें प्लस और माइनस आवेश आपने लगाए हो। ठीक है, इसे मैं कह सकता हूं नीरव वैद्युत विसर्जन। मैं कह सकता हूं नीरव वैद्युत विसर्जन। तो यदि आपने शुष्क ऑक्सीजन गैस ली है और उसे नीरव वैद्युत विसर्जन में से आपने प्रवाहित किया है, किस में से प्रवाहित किया है बेटे? नीरव वैद्युत विसर्जन में से, तो क्या होता है बेटे? तो बनती है ओजोन गैस 2O3। देखो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। बस एक बात ध्यान रखनी है कि इसका प्रोडक्शन होता है 10%। यानी कि यदि आपने यहाँ 100 ml ऑक्सीजन डाल ली है तो आपको 10 ml ओजोन बनेगी और 90 ml ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगी। इस बात को सुन लो कान खोल के, 10% का ही मॉडिफिकेशन या फिर चेंजिंग होती है किसमें? ओजोन में। यदि आपको परसेंटेज ज्यादा चाहिए तो इस प्रोसेस को आप बार बार कर सकते हो, जिससे आपकी ओजोन जो प्राप्त होती है उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। ठीक है बेटे, बस इसमें एक बात और ध्यान रखनी होती है कि इसका जो एंथैल्पी है रिएक्शन का, इसका रिएक्शन का एंथैल्पी आपको याद रखना होता है। कितना होता है? प्लस 142 किलो जूल प्रति मोल। ये ध्यान रखना है आपको, प्लस 142 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, यानी धनात्मक एंथैल्पी है। ये तो आपको तरीका आना चाहिए ओजोन बनाने का। अब बात करते हैं हम कि ओजोन के अंदर कौन कौन से गुण हैं जो हमें याद रखने चाहिए। गुण में बेटे सबसे पहला गुण तो आपको याद रखना चाहिए कि ये जो ओजोन गैस है ना, ये O3 एक पीली नीली गैस है। यदि आपको ओजोन मिलती है गैसीय अवस्था में तो इसका रंग होगा बेटे हल्का होगा, हल्का पीला नीला। ठीक है, और यदि द्रव अवस्था में मिलती है तो मैं कहूंगा कि इसका रंग होगा गहरा नीला। यदि आपको द्रव अवस्था में कहीं ओजोन मिलती है तो उसका रंग कैसा होगा बेटे? डार्क ब्लू कलर का होगा, यदि आपको लिक्विड फॉर्म में ओजोन मिलती है। ठीक है, और यदि ठोस अवस्था में मिलती है तो मैं कहूंगा कि बैंगनी रंग होगा और बहुत डार्क, काला भी कह सकते हो आप, बैंगनी काला ठोस है। ठीक है, बैंगनी काला ठोस। तो ओजोन एक गैस है तो पीली पीली नीली रंग की है, और द्रव है तो गहरा नीला द्रव है, और यदि ठोस है तो बैंगनी काला ठोस है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा गुण क्या है ओजोन के अंदर? दूसरा गुण है बेटे कि इसकी जो गंध है ना ओजोन की, इसकी गंध बेटे पता कैसी होती है? इसकी गंध होती है मछली जैसी। इसकी गंध मछली जैसी होती है। बताओ याद रखोगे क्या? ओजोन की गंध कैसी होती है बेटे? मछली जैसी होती है। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है आपको कि यदि हमारा जो खून है ना, हमारा ब्लड, उसमें ओजोन की यदि परसेंटेज 100 ppm से ज्यादा हो जाती है, 100 ppm से अधिक हो जाती है इसकी सांद्रता, मैं लिख दूं यहाँ 100 ppm से अधिक सांद्रता पर विषैली होती है। ये सांद्रता बेटे हमारे ब्लड में है। ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि आपके खून में, मतलब आप किसी ऐसे वातावरण में हो जहां वातावरण में हवा में ओजोन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, और बेटे आपने क्या करा, आपने वहां सांस लिया और सांस लेने से ओजोन गैस आपके ब्लड में डिसॉल्व हो गई है, तो यदि आपके खून में 100 ppm तक ओजोन है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आपके खून में ओजोन का परसेंटेज हो जाता है 100 ppm से अधिक तो ओजोन आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगी। ध्यान रखोगे ना? चलो इसका चौथा गुण देखते हैं। चौथा गुण है इसका ऑक्सीकारक गुण, और पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ऑक्सीकारक गुण।
ओजोन एक अच्छा ऑक्सीकारक है बेटे, ओजोन एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है। पेपर में इसके बारे में सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखनी है सबको ये बात। कैसे है ये ऑक्सीकारक? ये जो ओजोन है ना बेटे, ये ऐसे टूटता है O2 प्लस O। यहाँ जो O हमें मिला है, इसे O को कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या कहते हैं? नवजात ऑक्सीजन कह सकते हो या नेसेंट ऑक्सीजन कह सकते हो। और ये नेसेंट ऑक्सीजन जिसे भी मिलेगी उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा इसके, जैसे मैं कह रहा कि मान लो आपके पास लेड सल्फाइड है। क्या है? लेड सल्फाइड। यदि लेड सल्फाइड का आप ओजोन से रिएक्शन कराते हो, आपको पता होना चाहिए ओजोन बदल जाती है O2 में, और जो नवजात ऑक्सीजन वो छोड़ती है वो मिल जाती है किसी दूसरे स्पीसीज को। तो यहाँ जब एक ओजोन से एक नवजात ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है, तो बेटे 4 ओजोन से कितने नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होंगे? 4। और वे चारों ऑक्सीजन किसे मिलेंगे? इसे मिलेंगे। तो ये बन जाएगा PbSO4। क्या बनेगा बेटे? PbSO4 बनेगा। और अब बताओ, जब एक O3 से एक O2 बनता है, तो 4 O3 से कितने O2 बनेंगे? 4 O2 बनेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये था लेड सल्फाइड। यदि मैं लिखूंगा तो लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड का ऑक्सीकरण ओजोन ने कर दिया है। किसमें? किसमें कर दिया बेटे? लेड सल्फेट में कर दिया है। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जब लेड सल्फाइड पर ओजोन की क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है और क्यों प्राप्त होता है। तो आप बताओगे लेड सल्फाइड पर ओजोन की क्रिया कराने से लेड सल्फेट प्राप्त होता है। इसका कारण है कि ओजोन लेड सल्फाइड का ऑक्सीकरण कर देती है लेड सल्फेट में। ठीक है बेटे, ऐसा ही एक रिएक्शन हो रहा है, उसे भी देख लो आप। मान लो आपके पास आयोडाइड आयन है और आपने आयोडाइड आयन का जलीय विलयन ले रखा है और उसमें प्रवाहित करी है ओजोन गैस। तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी ऐसा होगा कि ये नवजात ऑक्सीजन देगी, और वो नवजात ऑक्सीजन कहाँ होगी? यहाँ प्रयोग होगी। किस तरीके से प्रयोग होगी? देखो, सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा 2OH नेगेटिव। क्या बनेगा बेटे? 2OH नेगेटिव बनेगा। और साथ में बनेगा I2। I2 बना आयोडीन, और I2 के साथ बनेगा O2। अब आप यहाँ यूं देख लो कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ H2O जब टूटता है तो कैसे टूटता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ हमने कहीं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव तो लिखा नहीं है। इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि H2O कैसे टूटता है? H2O टूटता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। और O3 कैसे टूटता है? O3 टूटता है O2 प्लस O में। तो इसलिए हमने क्या लिखा है? एक तो OH हुआ ये और एक OH हुआ ये, इस पे डबल नेगेटिव चार्ज होगा ना। तो कितने OH हुए? ये 2 OH हुए, इसलिए हमने लिखे हैं यहाँ 2OH नेगेटिव। क्या लिखा है? 2OH नेगेटिव। ये डबल नेगेटिव और ये सिंगल पॉजिटिव, तो OH के ऊपर नेगेटिव ही तो आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा बेटे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्या हुआ है। यहाँ आपके पास ये आयोडाइड आयन था। क्या था? आयोडाइड आयन। मैं लिख सकता हूं आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन का हमने ऑक्सीकरण किसमें कर दिया? आयोडीन में कर दिया। देखो यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -1 है। आपको पता है किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। और यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0, क्योंकि स्वतंत्र एवं मुक्त अवस्था में प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बेटे? 0 होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, फिर अगली बात कर रहे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे, अब हम बात करेंगे ओजोन का 5वां गुण। यह है ओजोन परत का क्षरण। माने ओजोन की परत नष्ट होने का एक इंपॉर्टेंट रीजन हमें डिस्कस करना है। और क्या वो इंपॉर्टेंट रीजन है? देखो, मान लो आपके पास कहीं से प्राप्त हुई है आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस, और चलो लिख ही दूं कि इसका नाम है नाइट्रोजन
मोनो ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड गैस प्राप्त हुई है। और बेटे पता कहां से प्राप्त हुई है? ये प्राप्त हुई है, ये सुपरसोनिक जेट से प्राप्त हुई है। आपको पता है ना सुपरसोनिक जेट किसे कहते हैं? जिन्हें आप कहते हो लड़ाकू जहाज। जो लड़ाकू जहाज हैं बहुत तेज चलते हैं, उनका जो ईंधन होता है उस ईंधन में से निकलती है NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस। और उसने रिएक्शन करी है ओजोन की परत के साथ। ये है ओजोन लेयर। मैंने लिख दिया ओजोन लेयर। तो जब ओजोन लेयर के साथ रिएक्शन करता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो बेटे ऐसी स्थिति में पता क्या होता है? ऐसी स्थिति में NO2 गैस बनती है। क्या बनती है? NO2। क्योंकि इसका प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ये आंख किस में टूटेगा? O2 प्लस O में टूटेगा। वो O इसे मिलेगा नवजात ऑक्सीजन, और ये अपने आप किस में बदल जाएगा? O2 में बदल जाएगा। तो बताओ ओजोन की परत किस में बदल रही है? O2 में। तो क्या ओजोन की परत धीरे धीरे नष्ट नहीं हो रही है? आप कहोगे कि सर बिल्कुल हो रही है। तो इसी तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ऐसा ही काम करता है। कौन करता है बेटे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या करता है? ओजोन परत को धीरे धीरे नष्ट करता है। चलो अब ओजोन की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं बेटे। ओजोन की संरचना कैसी होती है? बेटे ओजोन की संरचना ऐसी होती है, देखो यहाँ डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, या फिर इस बार डबल बॉन्ड इधर लगा दो और सिंगल बॉन्ड इधर लगा दो। बस आपको इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। आपको मैंने सिखाया था कि जहां 2 बॉन्ड होते हैं वहां इलेक्ट्रॉन दिखा दो आप 4, और जहां 1 बॉन्ड है वहां इलेक्ट्रॉन दिखा दो आप 6, और इसके ऊपर दिखाओगे आप 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? क्यों? देखो 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? यहाँ गया। इसके ऊपर माइनस दिखा सकते हो आप आवेश। इसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा दो। ये दोनों अनुनादी संरचनाएं एक दूसरे में बदलती रहती हैं, ध्यान रखनी है आपको बात। भाई 2 हैं बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन दिखा दो आप 4, और यहाँ दिखा दो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ दिखा दो 2। बस इसमें एक तो ये 2 संरचनाएं आपको ध्यान रखनी है। और बेटे एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड बेटे 128 पिकोमीटर के हैं। चाहे इस बॉन्ड की बात करो या इसकी करो, किसी की भी बात करो, 128 पिकोमीटर के बॉन्ड हैं। और बेटे ये जो एंगल है बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल है 117 डिग्री का। एक ये चीज ध्यान रखनी है। कितने डिग्री का है बेटे? 117 डिग्री का। चलो उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं। ओजोन दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोगी है? कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में ओजोन का? सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो है ना बेटे, कीटाणुनाशी के रूप में प्रयोग की जाती है। कीटाणुनाशी के रूप में। अब कीटाणुनाशी के रूप में कहाँ प्रयोग की जाती है? जल में। जल को रोगाणु रहित करने में ओजोन का हम प्रयोग करते हैं बेटे। आजकल जो वाटर प्यूरिफायर है ना, उसमें भी लगी हुई आ रही है, ओजोन का यूज करते हैं वाटर प्यूरिफायर भी। नंबर 2, भाई आपके पास मान लो कोई तेल है जिसका कलर बहुत डार्क है, या कोई हाथी का दांत है जिसका कलर कैसा है? डार्क है, या फिर आटा है, या फिर स्टार्च है, और ये सब मान लो ऐसे कलर के हैं कि इनका कलर है डार्क, तो इनका रंग उड़ाने के लिए भी हम यूज करते हैं का विरंजन करने में। ठीक है? इनका यदि आपको करना है विरंजन तो आप प्रयोग करते हो। जैसे मैं आपको कहूं कि O3 है, O3 कैसा टूटता है? O2 प्लस O में। आपको पता है ना ये क्या है? नवजात ऑक्सीजन। तो आप एक काम कर सकते हो कि रंगीन पदार्थ लो, इनमें से कोई भी जो ऊपर लिखे हुए हैं, उस रंगीन पदार्थ की जब क्रिया होती है ना नवजात ऑक्सीजन से, तो वो बदल जाता है रंगहीन पदार्थ में। किस में बदल जाता है बेटे? रंगहीन पदार्थ में बदल जाता है।
और इसे कहते हैं विरंजन या विरंजित करना या डी कलराइजेशन, या आप इसे जानते हो ब्लीचिंग के नाम से। किसके नाम से जानते हो बेटे? ब्लीचिंग के नाम से जानते हो। नंबर 3, तीसरा उपयोग इसका होता है KMnO4 के उत्पादन में। KMnO4 तो पता है, पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4 के उत्पादन में ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं बेटे इसका प्रयोग। ऑक्सीकारक के रूप में एक इसका प्रयोग यहां करते हैं। ठीक है बेटे। अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे, कौन कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, एक तो है हमारे पास क्वेश्चन पाठ्यनीति का 16वां, निम्न में से कौन सा तत्व O2 के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करता है? ZnTiPtFc। तो इनमें से अक्रिय धातु कौन सी है? प्लेटिनम। तो उत्तर में लिखेंगे अक्रिय धातु प्लेटिनम है जो क्रिया नहीं करती है। उसके बाद पाठ्यनीति का 17वां देख लो। ये बात सिखाई थी मैंने आपको थोड़ी देर पहले। पाठ्यनीति का 17, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। C2H4 का O2 से रिएक्शन। बेटे C2H4 जब O2 से रिएक्शन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई सा भी हाइड्रोकार्बन हो, चाहे मीथेन हो, चाहे इथेन हो, चाहे एथिलीन हो, ये एथिलीन ही तो है, चाहे एसिटिलीन हो, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है। ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा रिएक्शन ये है एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन। ये तो मैंने पीछे भी कराया है। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो संयोजकता के नियम से चलोगे तो Al2O3 बनता है। ठीक है। पाठ्यनीति का 18वां देखो, ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया क्यों करती है? उत्तर, क्योंकि यह सरलता से नवजात ऑक्सीजन मुक्त करती है। O3 क्या करती है? O2 प्लस O, ये है नवजात ऑक्सीजन और ये सरलता से प्राप्त होता है, इसलिए क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। कौन है? O3। पाठ्यनीति का 19वां, ओजोन का मात्रात्मक आकलन कैसे किया जाता है? इस क्वेश्चन को याद करना है सब बच्चों को। जब ओजोन बोरेट बफर जो एक उभय प्रतिरोधी है pH 9.2 युक्त उभय प्रतिरोधित Ki विलयन के साथ अभिक्रिया करती है, यानी ओजोन Ki के साथ अभिक्रिया करेगी तो I2 मुक्त होती है। भाई ओजोन जब Ki से क्रिया करेगी तो I2 ही तो मुक्त होगी, जिसका मानक सोडियम थायोसल्फेट विलयन के साथ अनुमापन किया जा सकता है। ठीक है बेटे, क्या प्राप्त होती है? I2, और I2 का अनुमापन आप किससे करोगे? सोडियम थायोसल्फेट विलयन से करोगे। यह ओजोन के आकलन की मात्रात्मक विधि है। यानी कि यहाँ हमें पता चला है कि ओजोन का रिएक्शन Ki से करना है जिससे मिलेगा I2, और I2 का अनुमापन करोगे आप सोडियम थायोसल्फेट से कि कितना I2 प्राप्त हुआ है। उस I2 से अंदाजा लगेगा कि कितनी O3 हमने यूज करी थी। इस तरह आप इसका प्रयोग करोगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन देख रहे हैं हम एनसीईआरटी के। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे, ये है अभ्यास का 19वां क्वेश्चन। यदि O बदलता है O नेगेटिव में तथा O बदलता है O डबल नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान पता हो, इन दोनों रिएक्शंस के पता हैं हमें, जो क्रम से 141 तथा 702 किलोजूल प्रति मोल हैं, तो आप कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि O डबल नेगेटिव स्पीसीज है बेटे? ये O डबल नेगेटिव स्पीसीज वाले ऑक्साइड अधिक बनते हैं न कि O नेगेटिव वाले, मतलब ये ज्यादा बनेंगे और ये कम बनेंगे। उत्तर देखो, जब हम देखते हैं ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ के बनता है O नेगेटिव, इसका डेल्टा H है इतना, यानी इसमें तो ऊष्मा निकलती है बाहर। और यहाँ क्या है बेटे? यहाँ ऑक्सीजन में जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो O डबल नेगेटिव बनता है, इसमें हमें जरूरत पड़ती है ऊर्जा की, यानी कि डेल्टा H का मान है प्लस में। तो इन दोनों रिएक्शंस की शक्ल देखोगे, इसमें तो हीट निकलती है और इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो आपको ऐसा लगेगा जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उस रिएक्शन के होने के चांस ज्यादा हैं। एंथैल्पी देख के लग रहा है कि ये वाला रिएक्शन होगा
यानी कि O नेगेटिव ज्यादा बनेंगे और O डबल नेगेटिव स्पीसीज वाले कम बनेंगे। पर वास्तविकता में ऐसा होता नहीं बेटे, ज्यादा ये ही बनते हैं, ये सबसे ज्यादा प्रकृति में ये पाए जाते हैं O डबल नेगेटिव वाले। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि O डबल नेगेटिव स्पीसीज वाले या आयन वाले जो यौगिक होते हैं ना, उनके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यही ज्यादा बनेंगे। यहाँ एंथैल्पी से हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो नीचे हमने लिखा है एंथैल्पी के मानों से ऐसा लगता है कि O नेगेटिव स्पीसीज वाले ऑक्साइड अधिक बनेंगे, क्योंकि यहाँ एनर्जी निकल रही है, यहाँ तो चाहिए एनर्जी। परंतु O डबल नेगेटिव स्पीसीज वाले ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड आदि संख्या में अधिक होते हैं। देखो भाई, इसमें ऑक्सीजन पे डबल नेगेटिव चार्ज ही तो होगा, यहाँ होगा या नहीं होगा बेटे? इसका कारण यह है कि O डबल नेगेटिव आयन या स्पीसीज वाले ऑक्साइड के बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इनके बीच लगता है बेटे प्रबल वैद्युत आकर्षण बल। ये इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर से पता चलता है, क्रिस्टलीय संरचना से। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा बेटे ऑक्सीजन और ओजोन और कुछ ऑक्साइड और उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है बेटे, बस मैं आपको बार बार यही कहता हूँ बेटे, प्ले लिस्ट में जाकर ही यूनिट को पढ़ा करो, शुरू से पढ़ा करो, नोट्स बनाया करो, मेहनत करते रहो। ईमानदारी से पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बेटे जीवन में आप सफल भी हो जाओगे यदि आप ईमानदारी से पढ़ोगे। और यदि आप ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको पढ़ते हुए आएंगी जब आप कहीं से भी क्वेश्चन करोगे। और ऐसा मेरे साथ हो रहा है, बहुत बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दो, ये वाला बता दो। फिर मैं देखता हूँ कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने उस वीडियो में कराया था, और फिर भी ये बच्चे मेरे से पूछ रहे कि ये वाला क्वेश्चन बता दो। इससे स्पष्ट होता है कि आप बेटे ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी, और यदि आप ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपके सामने प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।